Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students to Concept English Grammar. I am Professor Mohammad Usman Farooq with today's lecture. और आज हम लोग जो हमने कल प्रोनाउन को डिस्कस किया था उसको आज हम लोग उसकी डिटेल वो लर्न करेंगे, उसके रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और इसके लिहाज से हम अपने सेंटेंसेस को एडजस्ट करने की कोशिश भी करेंगे. Now let's move to our lecture and lecture number 2, rules for the correction of errors in the use of pronoun. प्रोनाउन के अंदर हम लोगों ने बेटे वो एरर्स को देखना है, पहचानना है. रूल नंबर बेटे 1 वो गौर से देखो. द प्रोनाउन मस्ट फॉलो इट्स एंटीसीडेंट इन नंबर, पर्सन एंड जेंडर. यानी पर्सन, नंबर और जेंडर के अंदर उसको एंटीसीडेंट उसके साथ आप लोगों ने एडजस्ट करना है. एंटीसीडेंट कहते हैं जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है, यानी कि जो सब्जेक्ट सबसे पहले आ रहा है उसके मुताबिक आप लोगों ने उसको वो एडजस्टमेंट देनी है कि मुज़क्कर, मुअन्नस और वाहिद जमा के लिहाज से प्रोनाउन हमेशा अपने एंटीसीडेंट उसके मुताबिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए. जैसे बेटे ही शुड डू, हर ड्यूटी है, तो यहाँ पर बेटे ही ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है मगर ये मेल है, तो इसके मुताबिक ये एंटीसीडेंट बनता है, तो इसके मुताबिक बेटे वो हिज आना चाहिए. ही शुड डू हिज ड्यूटी. और आगे बेटे ही शुड डू देयर ड्यूटी. ही ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे एंटीसीडेंट के मुताबिक यहाँ पे हिज वो आना चाहिए. बात समझ गए हो? यहाँ पे बेटे क्या आना चाहिए? हिज आना चाहिए. यहाँ पे बेटे वो हिज आना चाहिए. वन शुड डू हिज ड्यूटी. बात समझ गए हो कि आपने एंटीसीडेंट के मुताबिक यानी फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक वो आपने उसको इस्तेमाल करना है. अगर आपका सब्जेक्ट मुज़क्कर है तो यहाँ पे मुज़क्कर एंटीसीडेंट के बाद आएगा. यहाँ पे मुअन्नस है तो इसके बाद यहाँ पे मुअन्नस आएगी. अगर यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल आएगा. ये थर्ड वाला सेंटेंस बेटे जरा गौर से देखना है. ये आना है कि वन शुड डू हिज ड्यूटी. अब वन जब आपका सब्जेक्ट है और एंटीसीडेंट है तो इसके मुताबिक वन शुड डू वंस ड्यूटी आना चाहिए. वन शुड डू वंस ड्यूटी आना चाहिए, हिज ड्यूटी नहीं आना चाहिए. यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात आ जाएगी. वन वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, तो इसलिए हमने इसके लिए वो वन और उसके साथ एपोस्ट्रोफ एस और कामा का इस्तेमाल करना है. बात समझ गए हो कि मुज़क्कर, मुअन्नस और वाहिद जमा के लिहाज से प्रोनाउन हमेशा अपने एंटीसीडेंट के मुताबिक वो इस्तेमाल होना चाहिए. सेकंड रूल बेटे उसके हम उसको आगे लेकर अब चलते हैं. ये आप लोगों का रूल नंबर 1 था. अब रूल नंबर 2 है कि इज एम आर. ये इंपॉर्टेंट रूल है बेटे. इज एम आर या वॉज या वर के बाद प्रोनाउन की फाइली हालत वो इस्तेमाल की जाती है. हम कौन सी हालत इस्तेमाल करते हैं? सब्जेक्टिव. आपके पास 3 किस्म की हालतें होती हैं जो कि एक सेंटेंस के अंदर होती हैं, जो प्रोनाउंस की हैं. सबसे पहले उसके अंदर वो सब्जेक्टिव होता है, फिर उसके बाद वो ऑब्जेक्टिव, और तीसरा उसके अंदर पोजेसिव होता है. तो अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब लगा होगा यानी कि ये वाले इज, एम, आर, वॉज या वर, इसके बाद आपने प्रोनाउन की फाइली हालत यानी आपने उसका सब्जेक्टिव केस वो इस्तेमाल करना है. आपने उसका कौन सा केस इस्तेमाल करना है? सब्जेक्टिव केस आप लोगों ने उसका इस्तेमाल करना है. आई थॉट इट वाज हिम. अब यहाँ पे बेटे ये बी की बी बेस फॉर्म है, उसके बाद इज, एम, आर और वॉज वर आ गया, तो ये वहां पे वॉज आ रहा है. तो वॉज के बाद कौन सी हालत इस्तेमाल करोगे आप लोग? उसका सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करोगे. तो क्या बनेगा? आई थॉट इट वाज ही. इट वाज ही. तो ही की बेटे जो सब्जेक्टिव केस है ही है, ऑब्जेक्टिव हिज आ जाएगा और हिम आ जाएगा. इसके बाद इट इज मी हु हेल्प हिम इन डिफिकल्टीज. इट इज आई बेटे, यहां पर मी की जगह सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगा, तो इट इज आई हु हेल्प हिम इन डिफिकल्टीज. बात समझ गए हो कि इज, एम, आर या वॉज, वर के बाद प्रोनाउन की फाइली हालत उसका इस्तेमाल किया जाता है. इट वाज, आई थॉट इट वाज हिम, तो यहाँ पे बेटे ही आ जाएगा, और इट इज, इसके बाद बेटे वो सब्जेक्टिव केस आएगा. इट इज आई हु हेल्प हिम इन डिफिकल्टीज. इज इट क्लियर बेटे? अब हम रूल नंबर 3 की तरफ वो बढ़ते हैं. ये भी रूल इंपॉर्टेंट है बेटे. देन और एज के बाद प्रोनाउन की वो फाइली हालत का इस्तेमाल किया जाता है. देन और एज के बाद फाइली हालत का बेटे इस्तेमाल किया जाता है.
देन और एज के बाद प्रोनाउन की फाइली हालत जो है वो इस्तेमाल होगी। इसके बाद भी बेटे इज एम आर वॉज वर्ब के बाद भी इस्तेमाल होगी, और देन और एज के बाद भी प्रोनाउन की जो है वो फाइली हालत का इस्तेमाल किया जाता है, यानी पहली हालत जो है। और ये सेंटेंस बेटे बहुत दफा आया हुआ है, ये वाला जो है ही इज टॉलर देन मी नहीं आएगा, तो देन के बाद बेटे जो मैंने फर्स्ट ईयर में भी आपको बताया था कि उसकी फाइली हालत इस्तेमाल की जाएगी, यानी कि सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल किया जाएगा। तो ही इज टॉलर देन आई, ही इज टॉलर देन आई बेटे, ही इज टॉलर देन आई बेटे, ही इज टॉलर देन आई। अब बात समझ गए हो बेटे कि ही इज टॉलर देन आई, यानी हमने ये पढ़ा कि जहां पर आपके पास बेटे जो है वो इज एम आर या वॉज वर आ जाएगा, उसके बाद प्रोनाउन की फाइली हालत, देन और एज के बाद आपने इसकी लिस्ट बना लेनी है कि ये वाले वर्ड्स जो हैं ये फाइली हालत में जाएंगे, ये वाले फेली में जाएंगे, और ये वाले मफूली हालत में जाएंगे। तो देन और एज के बाद भी प्रोनाउन की फाइली हालत जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। इसका दूसरा बेटे जो सेंटेंस है, शी इज एज इंटेलिजेंट एज हिम बेटे, तो यहां पर एज के बाद एक तो देन के बाद था और दूसरा बेटे एज के बाद भी प्रोनाउन की फाइली हालत इस्तेमाल की जाती है। तो शी इज एज इंटेलिजेंट एज ही बेटे, शी इज एज इंटेलिजेंट एज ही। बात समझ गए हो? तो यहां पर देन और यहां पर एज और इसके बाद फाइली हालत का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद वो कहता है कि वी ऑलवेज यूज ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन आफ्टर वर्ब एंड प्रेपोजिशन। ये भी बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद जो है वो प्रोनाउन की मफूली हालत इस्तेमाल की जाती है। क्रीम हैज इनवाइटेड यू एंड मी टू टी। अब यहां पर आपका वर्ब आ रहा है, यू से पहले बेटे क्या आ रहा है? इनवाइटेड आ रहा है, तो इसकी फाइली फेली जो मफूली हालत है वो सेम रहेगी। बात समझ गए हो ना? यू योर्स यू होता है बेटे, मफूली हालत भी इसकी यू होगी, तो यहां पर यू ही आ जाएगा। इसका असर इसके ऊपर भी जाना है, आई के ऊपर भी जाना है, एंड मी टू टी हो जाएगा। क्रीम हैज इनवाइटेड, क्योंकि ये सब्जेक्ट इसका क्या है बेटे? यू एंड आई है बेटे, इसका सब्जेक्ट क्या है? यू एंड आई, यू एंड आई है, तो आपने इसको बेटे पूरे सब्जेक्ट को चेंज करना है। यू की मफूली हालत क्या हुई? यू हो जाएगी, एंड आई की मफूली हालत क्या होगी बेटे? वो मी हो जाएगी। बात समझ गए हो? इसके बाद बेटे ही इज अगेंस्ट अस ऑल बेटे, यहां पर जो है वो अगेंस्ट आपकी जो है वो प्रेपोजिशन है। अगेंस्ट क्या बेटे? प्रेपोजिशन है, तो आपने इसको क्या करना है? ही इज अगेंस्ट अस ऑल, ही इज अगेंस्ट अस ऑल बेटे। बात समझ गए हो? यानी कि आपने वी की मफूली हालत जो है वो इस्तेमाल करनी है, और मफूली हालत बेटे वी की क्या हुई? यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो अस हो जाएगी, तो आपने इसको इसके अंदर ऐड कर लेना है। ही इज अगेंस्ट अस ऑल। बात समझ गए हो कि वर्ब और प्रेपोजिशन, ये वर्ब की एग्जांपल थी और ये बेटे प्रेपोजिशन की एग्जांपल थी। इसके बाद प्रोनाउन की आपने मफूली हालत का जो है वो इस्तेमाल करना होता है। आगे बेटे थर्ड इसकी एग्जांपल है, शी टॉक्ड विद ही एंड आई। शी टॉक्ड और इसके बाद विद प्रेपोजिशन आ रहा है बेटे, वर्ब भी आ रहा है और प्रेपोजिशन। यहां पे सिर्फ वर्ब था, यहां पे प्रेपोजिशन थी, और यहां पे दोनों का कॉम्बिनेशन आया, टॉक्ड और विद। तो इसके बाद तो बेटे कंफर्म हिम एंड मी आ जाएगा, शी टॉक्ड विद हिम एंड मी बेटे। बात क्लियर होगी बेटे आप लोगों को? रूल नंबर 5 है, वी ऑलवेज यूज ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन आफ्टर लेट, बिटवीन और फॉर। लेट, बिटवीन और फॉर और एक्सेप्ट के बाद प्रोनाउन की मफऊली हालत इस्तेमाल की जाती है। ये हमने बेटे पहले भी ये रूल पढ़ा था, उसके अंदर वर्ब के अंदर भी पढ़ा था बेटे, और मैंने पढ़ाया भी था। तो लेट के बाद बेटे कौन सी हालत आएगी? मफूली हालत आएगी। एक मफूली हालत बेटे आपने कहा कि वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद आपने प्रोनाउन की मफूली हालत इस्तेमाल करनी है, और दूसरा लेट, बिटवीन, फॉर और एक्सेप्ट के बाद प्रोनाउन की मफूली हालत आप लोगों ने बेटे इस्तेमाल करनी होती है। लेट ही डू हिज वर्क, तो यहां पे लेट के बाद उसकी जो है वो मफूली हालत इस्तेमाल की जाएगी, लेट हिम डू हिज वर्क बेटे। इट इज बिटवीन यू, यू की मफूली हालत बेटे यू ही रह जाएगी, एंड ही जो है वो हिम में चला जाएगा। ये आप गौर करो ना कि बिटवीन के बाद ये जो आपका सेंटेंस के अंदर ये लगा हुआ है, ये सब्जेक्ट जो आपका मतलब है ऑब्जेक्ट जो है बन रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो आपका दो फाइल के साथ, दो सब्जेक्ट्स के साथ मिला के बना, नाउन्स के साथ मिला, प्रोनाउन के साथ मिला के हमने बनाया।
वो कौन कौन से हैं, यू एंड ही, तो इसका क्या बनेगा, यू एंड हिम बेटे, इसका जो है वो रूल बन जाएगा। बात क्लियर हो गई। इट इज फॉर शी एंड आई, ये प्रपोजिशन है तो फॉर, ये बात वही है, वो बिटवीन और फॉर प्रपोजिशंस हैं, एक्सेप्ट और लेट आपने इसके अंदर और मजीद ऐड कर लेना है। इट इज फॉर हर एंड मी, इट इज फॉर हर एंड मी, ये भी देखो ना, हमने इस रूल के अंदर पढ़ा था कि प्रपोजिशन और वर्ब के बाद आपने प्रोनाउन की मफूली हालत इस्तेमाल करनी है। तो यहां पर भी बेटे आप लोगों ने जो है बिटवीन और फॉर दो अल्फाज के अलावा ये दोनों प्रपोजिशंस के तौर पर इस्तेमाल हुई हैं बेटे। इज इट क्लियर बेटे, आप लोगों को समझ आ गई है? अच्छा, कल मैंने आप लोगों को एक रूल पढ़ाया था ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म का। ऑप्टिमिज्म के अंदर मैंने आपको बताया था बेटे कि जहां पे आप लोगों ने ये देखना है कि काम मस्बत है, वहां पर सबसे पहले आपने सेकंड पर्सन को रखना है, फिर थर्ड पर्सन को रखना है, और फिर आपने फर्स्ट पर्सन को यानी अपने आप को रखना है। और जब काम नेगेटिव होगा, सबसे पहले आपने फर्स्ट पर्सन को रखना है, फिर आपने थर्ड पर्सन को रखना है, और आखिर पे आपने सेकंड पर्सन को जो है वो रखना होता है। इज इट क्लियर? बात फॉलो कर गए आप लोग बेटे? अच्छा, आगे बेटे जो है रूल नंबर 5 जो है वो इंसानों के लिए और जानवरों के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये बेटे मैंने पहले भी आपको रूल पढ़ाया था, हु इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि जो विच है वो बेटे जो है वो बेजान चीजों के लिए या जानवरों के अलावा, यानी इंसानों के अलावा तमाम जानवरों के लिए और बेजान के लिए। हु बेटे सिर्फ इंसान के लिए इस्तेमाल करना है, जबकि विच जो है वो इंसान के अलावा बाकी दूसरे तमाम जानदार, यानी उसमें जानवर, परिंदे, दरिंदे और बेजान अशिया जो हैं वो तमाम की तमाम इस्तेमाल की जाती हैं। अलबत्ता दैट सबके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हु जो है वो मखसूस है इंसान के लिए, विच जो है वो इंसान के अलावा तमाम जानदार और बेजान अशिया के लिए, जबकि दैट जो है वो दोनों के मिक्स में यूज किया जा सकता है। दिस इज द बर्ड हु सिंग्स बेटे, यहां पर क्या होगा, तो बर्ड है बेटे, तो ये एक जानवर है, इंसान नहीं है, तो क्या बनेगा, विच आ जाएगा। दिस इज द बर्ड विच सिंग्स, दिस इज द बर्ड हु सिंग्स, दिस इज द बर्ड विच सिंग्स बेटे, दिस इज द बर्ड विच सिंग्स आ जाएगा। ही इज द मैन विच केम हियर यस्टरडे, ही इज द मैन हु केम हियर यस्टरडे। अब बात समझ गए हो बेटे कि यहां पर आप लोग इंसान के लिए हु और बाकी जानदार जो इंसान के अलावा है या बेजान के लिए, जो बेजान है उनके लिए आपने विच का इस्तेमाल करना है। दैट आप दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसी को आप फिक्रे को देख लो, दिस इज द बर्ड दैट सिंग्स, दिस इज द बर्ड दैट सिंग्स बेटे, बात समझ गए हो? और ये बेटे आप इसको यूज कर सकते हो। रूल नंबर 7 बेटे जो है वो कहता है कि अगर किसी फिक्रे के पहले हिस्से में सच या द सेम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया हो तो फिक्रे के दूसरे हिस्से में हु या विच का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि उसकी जगह पर आप क्या यूज करते हो बेटे, उसकी जगह पर एज इस्तेमाल करते हो। बात समझ गए हो ना कि सच बेटे और द सेम का लफ्ज जहां पर आ जाएगा, दूसरे हिस्से में हु या विच का इस्तेमाल नहीं करना, यानी इसका कंपैरिजन किसके साथ बनना है, सच या द सेम का एज के साथ बनाओगे। सच या द सेम का कंपैरिजन बेटे आपने एज के साथ करना है। इसकी एग्जांपल बेटे क्या होगी, दिस इज नॉट सच अ बुक विच आई नीडेड, दिस इज नॉट सच अ बुक एज आई नीडेड। बात समझ गए हो? सच आ गया, सच के बाद बेटे ये फॉलो करेगा किसको, एज को फॉलो करेगा। इसको फॉलो करेगा बेटे, ये एज के साथ कंपैरिजन बनाएगा। और आगे दिस इज द सेम मैन हु मेट मी यस्टरडे, दिस इज द सेम मैन, ये सेम आ गया बेटे। बात समझ गए हो ना कि हमने कहा सच या द सेम का लफ्ज आ जाए तो दूसरे हिस्से में आपने हु या विच का इस्तेमाल नहीं करना, आपने उसके साथ बेटे एज का इस्तेमाल करना है। तो क्या बनेगा, दिस इज द सेम मैन पुत्रो एज मेट मी यस्टरडे। बात समझ गए हो बेटे आप लोग? इसके बाद रूल नंबर 8 है बेटे कि हु, विच या दैट उस नाउन के फौरन बाद आने चाहिए जिसके लिए ये जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। बेटे ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि हु या विच या दैट। हु हमने किसके लिए पढ़ा, इंसान के लिए। विच किसके लिए पढ़ा, बेजान और जानदारों के लिए। दैट हमने किसके लिए पढ़ा बेटे, दोनों के लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए और बेजान के लिए।
ये उस नाउन के फौरन बाद आने चाहिए जिसके लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। ये देखो बेटे, माई सिस्टर सेंट मी अ गिफ्ट हु इज इन लाहौर। इसका बेटे करेक्ट क्या बनेगा? हमने पढ़ा कि हु, विच या दैट उस नाउन के फौरन बाद आने चाहिए कि जो जिसके लिए ये इस्तेमाल किया गया। माई सिस्टर, अब हु किसके लिए आपने इस्तेमाल किया था? हु किसके लिए इस्तेमाल किया? आपका सब्जेक्ट क्या था? एंटीसीडेंट क्या था? माई सिस्टर। तो क्या बनेगा? माई सिस्टर हु इज इन लाहौर सेंट मी अ गिफ्ट। बात समझ गए हो कि जहां पर आपने बेटे जो है जिसके लिए हु या विच का इस्तेमाल किया या दैट का इस्तेमाल किया, वो आपने उस सब्जेक्ट के फौरन बाद लगाना है। तो माई सिस्टर हु इज इन लाहौर सेंट मी अ गिफ्ट। द मैन वॉज माई ब्रदर हु वाज सिटिंग देयर। अब द मैन के लिए आपने क्या यूज किया? हु यूज किया। तो कहां पे हु आएगा? हु आएगा। द मैन हु वॉज माई ब्रदर वॉज सिटिंग देयर। द मैन हु वॉज माई ब्रदर वॉज सिटिंग देयर। इज इट क्लियर बेटे? आप लोगों को ये बात समझ आ गई कि द मैन हु वॉज सिटिंग देयर वॉज माई ब्रदर, कि हु या विच बेटे या दैट उस नाउन के फौरन बाद आने चाहिए जिसके लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं बेटे रूल नंबर 9 की तरफ। रूल नंबर 9 है वी ऑलवेज यूज सिंगुलर प्रोनाउन आफ्टर द फॉलोइंग वर्ड्स। ये आप लोगों का जो है वो नाउन वाला सेंटेंस का पार्ट आ गया। ये मैंने आपको डिटेल के साथ चार्ट के अंदर दिया था कि मंदरजा झैल अल्फाज के बाद प्रोनाउन हमेशा वाहिद इस्तेमाल होता है। जाहिर है हमने ये जब पढ़े थे वर्ड्स जिसमें ईच, एवरी, आइदर, इसका प्रोनाउंसिएशन आइदर है और इसका प्रोनाउंसिएशन नीदर है। ई के बाद आई लगा हुआ है, ये बंपिंग साउंड है आइदर, और इसके बाद ये स्लिपरी साउंड है नीदर। नन, एनीवन, नो वन, नोबॉडी और नथिंग। हमने वर्ब के अंदर ये पढ़ा था बेटे कि इनके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल किया जाता है। जब हेल्पिंग वर्ब आप सिंगुलर इस्तेमाल कर रहे थे तो इट मींस कि आपने बच्चों प्रोनाउन बेटे जो है उसको भी वाहिद ही इस्तेमाल करना होगा। बात समझ गए हो? तो हमारा पहला सेंटेंस है कि एवरी मैन मस्ट डू देयर ड्यूटी। तो इनके बाद क्या आएगा? एंटीसीडेंट के मुताबिक आएगा। एंटीसीडेंट सिंगुलर है, एवरी मैन मस्ट डू हिज ड्यूटी आएगा। एवरीबॉडी सिंगुलर है, एंटीसीडेंट सिंगुलर है, तो यहां पे क्या आएगा? हिज ब्रेथ आ जाएगा। ईच ऑफ द प्लेयर्स, अब ईच जो है ये सिंगुलर है तो इसके बाद क्या आएगा? हिज आएगा। ईच ऑफ द प्लेयर्स गेव हिज वर्जन ऑफ द स्टोरी। बात समझ गए बेटे? यानी इन अल्फाज के बाद आप लोगों का जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सिंगुलर इस्तेमाल किया जाएगा और इसी तरह आपका प्रोनाउन भी सिंगुलर इस्तेमाल किया जाएगा। आगे वो कहता है बेटे नीदर। क्या मैंने सही इसको प्रोनाउंस किया ना? नीदर। नीदर दो अशखास या दो चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि नन दो से ज्यादा अशखास या चीजों के लिए, इन रूल्स को आपने रट्टा लगाना है बेटे, के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। नीदर दो अशखास या चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि नन, नीदर का प्लूरल नन होगा। दो तक नीदर, दो से ज्यादा नन का इस्तेमाल जो है वो आप लोगों ने करना है। टाइम इज रनिंग आउट, जल्दी से इसको देख लो बेटे, स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते जाना। नीदर ऑफ देम वाज प्रेजेंट देयर। अब यहां पे देम दो से ज्यादा हो गया तो आपने क्या करना है? नन ऑफ देम वाज प्रेजेंट देयर। वो समझ गए हो ना कि दो तक नीदर, दो से ज्यादा के लिए नन का इस्तेमाल करना है। नन ऑफ देम वाज प्रेजेंट देयर। आई हैव रेड नन ऑफ दीज टू बुक्स। अब यहां पर दीज टू बुक्स आ गई तो दो तक आपने नीदर का इस्तेमाल करना है, तो क्या बनेगा? आई हैव रेड नीदर ऑफ दीज टू बुक्स। इज इट क्लियर बेटे? इज इट क्लियर? बात समझ गए आप लोग? इसके बाद बेटे ईदर दो अशखास, जैसे नीदर और नन, नीदर दो के लिए, नन दो से ज्यादा के लिए, ईदर दो अशखास या दो चीजों के लिए, जबकि एनीवन दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी मनफी फिक्रों में नीदर और नन और मस्बत फिक्रों में आइदर और एनीवन का इस्तेमाल होगा। आइदर ऑफ देम वाज अ स्काउट, एनीवन, ये देम आ गया, ज्यादा हो गया तो क्या बनेगा? एनीवन हो जाएगा। एनीवन ऑफ देम वाज अ स्काउट। एनीवन ऑफ दीज टू बॉयज वाज अ स्काउट, तो क्या बनेगा? दीज टू बॉयज आ गया तो आइदर आ जाएगा। आइदर ऑफ दीज टू बॉयज वाज अ स्काउट बेटे। आगे वो कहते हैं कि ईच अदर दो अशखास या दो चीजों के लिए, जैसे नाइदर और
सॉरी नीदर और नन, ईदर आइदर और एवरीवन। इसी तरह ईच अदर दो के लिए, जबकि वन अनदर दो से ज्यादा अशखास या चीजों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। द टू ब्रदर्स लव वन अनदर, अब दो भाई हैं तो ईच अदर आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट फिक्रे हैं सारे। द टू ब्रदर्स लव ईच अदर। और मेंबर्स ऑफ द फैमिली, अब मेंबर ऑफ द फैमिली दो से ज्यादा हो जाएंगे तो क्या बनेगा, मेंबर्स ऑफ द फैमिली लाइक वन एंड अदर, लाइक वन एंड अदर। बात समझ गए हो? फिर इसको समझ लो कि नीदर दो अशखास के लिए और नन दो से ज्यादा के लिए, ये नेगेटिव फॉर्म में जाते हैं। आइदर दो अशखास या चीजों के लिए, एनीवन दो से ज्यादा अशखास या चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह ईच अदर दो अशखास या चीजों के लिए, जबकि जो बेटे आपकी है वन अनदर वो दो से ज्यादा अशखास या चीजों के लिए आप लोग इसको इस्तेमाल करते हो। इज इट क्लियर? आपको बात समझ आ गई है?